मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वह स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्वों को अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर रखते हैं। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जब एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो जब एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जो होती है यानी उसकी परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या, तो जो डी ब्लॉक मेटल्स जो होती है वह क्या होती है, उनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होती है वह एस ब्लॉक के मेटल्स से छोटी होती है या उससे स्मॉलर होती है। और एटॉमिक रेडियाई जो डी ब्लॉक या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की है वह प्रारंभ में कम होती है, फिर मिड में लगभग कांस्टेंट रहती है और एंड में जाकर के उसमें वृद्धि होती है। जैसा एटॉमिक नंबर और उसकी एटॉमिक रेडियस की अपन बात करते हैं तो इसमें क्या है, जैसे अपन ने देखा कि इसमें पहले उसमें एटॉमिक रेडियाई में कमी हो रही है, उसके बाद में कांस्टेंट और फिर उसमें वृद्धि होती है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अपन उस पीरियड के अंदर या आवर्त के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर उसी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती जाती है, यानी कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वह एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उसमें वृद्धि होती जाती है। जिससे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होने पर वह क्या करता है, न्यूक्लियस जो होता है वह इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उसके आकार में क्या आती जाती है, कमी आती है, जिससे उसकी परमाणुीय त्रिज्या के मान में कमी आती है। लेकिन जैसे जैसे अपन सीरीज के मिड में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि परमाणुीय त्रिज्या जो होती है वह धीरे धीरे डिक्रीज होती है, क्योंकि मिड में क्या होता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनर 3D सबसेल के अंदर भरे जाते हैं या आंतरिक डी उपकोष के अंदर भरे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें स्क्रीनिंग और रिपल्सिव इफेक्ट भी लगता है। यानी कि 3D सबसेल जो है उस 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग और रिपल्सिव इफेक्ट में भी वृद्धि होती है। एक तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि, दूसरी तरफ स्क्रीनिंग और रिपल्सिव इफेक्ट, तो ये दोनों इफेक्ट मिड में क्या होते हैं, लगभग समान हो जाते हैं, जिससे उसका आकार क्या होता है, लगभग समान रहता है या फिर उसके आकार में बहुत कम कमी आती है। और एंड में जब जाते हैं तो एंड में क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें वृद्धि क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वह स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वह अंत सीरीज के अंत में मैक्सिमम पहुंच जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से उसमें क्या होता है कि जो परमाणुीय त्रिज्या जो होती है एटम्स की, उस परमाणुीय त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो जो डी ब्लॉक एटम्स जो होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो डी ब्लॉक तत्व हैं उनकी जब परमाणुीय त्रिज्या जो होती है वह स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर पहले बढ़ती है, पहले कम होती है, बीच में लगभग बराबर या लगभग समान और अंत में उसमें वृद्धि होती है। और इसी प्रकार परमाणुीय त्रिज्या के जैसे ही आयनिक त्रिज्या में भी शुरू में कमी, बीच में लगभग कांस्टेंट और लास्ट में उसमें हल्की सी वृद्धि होती है। क्योंकि आयनिक त्रिज्या में क्या होगा कि जब परमाणु यानी उदासीन से वह आयन के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह 4s ऑर्बिटल में से रिमूव होते हैं, यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वह 4s ऑर्बिटल से रिमूव होंगे। जैसे इस डायग्राम में दे रखा है या इस ग्राफ में, यानी एलिमेंट्स और उसकी रेडियस के बीच में जब ग्राफ खींचा गया तो उसमें हम देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस जो होती है शुरू में जब अपन स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं तब तो उसके मान में आकार में कमी आती है, फिर क्रोमियम से निकल की ओर जाते हैं तो उसका आकार लगभग समान और फिर
निकिल से जिंक की तरफ जाते हैं तो उसके आकार में हल्की सी वृद्धि होती है। इसी प्रकार आयनिक रेडियस चाहे +2 आयन हो या +3, दोनों के आयनिक रेडियस में भी या आयनिक त्रिज्या का मान भी क्या होता है, पहले कम होता है, बीच में कांस्टेंट और लास्ट में वापस में उसमें हल्की सी वृद्धि होती है। तो ये तो था इनका परमाणु और आयनिक त्रिज्या। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डेंसिटी। जब डेंसिटी या उसके घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व क्या होता है कि जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो एस और पी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जब डेंसिटी की अपन कंपैरिजन करते हैं तो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक के तत्वों की जो डेंसिटी होती है वह ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वह क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि एस ब्लॉक मेटल्स जो होती है वह क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स का शो नहीं करती है। इसी कारण से क्या होता है कि इनकी डेंसिटी जो होती है एस ब्लॉक के तत्वों से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि इनकी डेंसिटी जो होती है वह फर्स्ट यानी डी ब्लॉक मेटल्स की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो डी ब्लॉक तत्व हैं उनकी डेंसिटी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला है आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उससे फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करते हैं तो सेकंड आयनाइजेशन, और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो थर्ड आयनाइजेशन कहलाती है। तो यानी कि कितने अपन इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर रहे हैं वह उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जब आयनाइजेशन एनर्जी की अपन बात करते हैं तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान जो होता है वह एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि एस से अपन डी की तरफ जाते हैं एक आवर्त में तो उसके आकार में कमी आती है, और जितना छोटा आकार होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो तत्व हैं या डी ब्लॉक मेटल्स जो है उन डी ब्लॉक मेटल्स की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वह एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि डी ब्लॉक मेटल जो होती है साइज में स्मॉल होती है देन द एस ब्लॉक मेटल्स, और इसी कारण से स्मॉल साइज की वजह से और इन पे क्या होता है कि ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज उपस्थित होते हैं, और ये यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी अधिक रखती है, जिससे इसका आकार में क्या आती है, कमी, और आकार छोटा होने से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया कि पोटेशियम है, पोटेशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि वह आंतरिक जो कंप्लीटली फुलफिल है उस सेल में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है, और जो पूर्णतया भरा हुआ उपकोष होता है या सेल जो होता है, कोष होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है या उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है कि अपन ने देखा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह भी क्या होती है कि लगातार बढ़ती नहीं है, क्योंकि वह उसमें भी इरेगुलेशन होता है, जिसका कारण ये है कि उसमें प्रारंभ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और अंत में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब अपन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का जब ग्राफ देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मल दिखाई देती है, यानी कि जैसे जैसे आकार में कमी होती जाती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है, फिर बीच में लगभग समान हो जाती है और एंड में उसमें फिर से कमी आती है, यानी आकार बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो जैसे अपन देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है या आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उसका मान क्या होता है कि जैसे जैसे अपन स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो उसके मान में पहले पहले वृद्धि होती है, फिर उसके बीच में कांस्टेंट और लास्ट में उसमें क्या आ जाती है, कमी आती है। सेकेंड आयनाइजेशन की बात करें तो सेकेंड आयनाइजेशन में क्या हो जाएगा कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी प्रकार होती है और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी प्रकार होती है। और अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर कुछ एबनॉर्मल हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी भी दर्शाते हैं। जैसे अपन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, यानी जिंक क्या होता है, उदासीन होता है, तब उसमें क्या होता है, वह है डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड और एस ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड। तो यानी कि पूर्णतया भरे हुए सब सेल में से जब अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी प्रकार हो गया कि सेकंड यानी कि क्रोमियम और कॉपर, इनमें यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होते हैं कि ये हाफ फील्ड सेल होते हैं। तो हाफ फील्ड यानी कि आधे भरे हुए उपकोष में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए भी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मैग्नीज है, तो मैग्नीज की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो है मैक्सिमम होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह फुली फिल्ड, हाफ फील्ड या फिर यानी कि हाफ फील्ड सब सेल, इन दोनों प्रकार के सब सेल में से अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी की अमाउंट की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन का आकार छोटा हो जाएगा, यानी उसमें पूर्णतया भरा हुआ है, और पूर्णतया भरा हुआ जो कक्षक होते हैं वह ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल जिनका स्थायित्व ज़्यादा होता है तो उस स्थायी सब सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ी है। फर्स्ट अपन ने एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, सेकंड अपन ने देखा उसमें डेंसिटी, और थर्ड देखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे।